हर साल की भांति आकाशवाणी द्वारा कल दिनांक 1 दिसंबर 1988 को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस बार का विषय था भारतीय कला समग्रता की खोज और वक्ता थीं भारतीय संस्कृति और कला की मर्मज्ञा डॉक्टर श्रीमती कपिला वात्स्यायन। समारोह की अध्यक्षता भारतीय प्राच्य इतिहास एवं संस्कृति के अध्येता डॉक्टर लोकेश चंद्र ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में आकाशवाणी के महानिदेशक श्री अमृत राव शिंदे ने अतिथियों का स्वागत एवं मुख्य वक्ता और अध्यक्ष का परिचय देते हुए कहा, सज्जनों और बहनों, इस वर्ष की राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आकाशवाणी द्वारा इन व्याख्यानों की शुरुआत भारत के प्रख्यात सपूत की स्मृति में की गई थी, जो कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन व्याख्यानों का उद्देश्य व्यापक जनहित पर प्रकाश डालना तथा इन पर चेतना और जागृति उत्पन्न करना है और विगत 2 दशकों में प्रसिद्ध विद्वानों और विचारकों की विशिष्ट मंडली ने व्याख्यानमाला को सुशोभित किया। यह हमारा सौभाग्य है कि आज की इस सांध्य वेला में हमें डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का भाषण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कपिला जी इतनी अधिक जानी मानी हस्ती हैं कि इनका परिचय देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जानी मानी शोधकर्ता और विदुषी डॉक्टर कपिला जी भारतीय शास्त्रीय और लोकनृत्य, चित्रकारी, थिएटर और कला की विभिन्न विधाओं में गहन रुचि लेती रही हैं। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। कपिला जी के हर ग्रंथ में एक समग्र दृष्टि अभिव्यक्त होती है और अनेक विधाओं के परस्पर संबंधों का ये विवेचन भी करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनकी हाल की पुस्तक है स्क्वायर एंड द सर्किल ऑफ इंडियन आर्ट्स, जिसमें उन्होंने भारतीय कला के दर्शन और प्राथमिक ज्योतिष और गणित के सिद्धांतों का अपूर्व प्रकाश डाला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की वैचारिक योजना का कार्य उनकी देखरेख में चल रहा है। यह उचित ही है कि इतनी महिमा और महानपूर्ण हस्ती आज हमको भारतीय कला समग्रता की खोज नामक विषय पर जानकारी देने जा रही हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान और शोधकर्ता डॉक्टर लोकेश चंद्र जी आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर लोकेश चंद्र जी विश्व के विभिन्न भागों की कला, साहित्य और संस्कृति की बहुमूल्य निधि के अध्ययन में जीवन भर समर्पित रहे हैं, जिनकी प्रस्तुतिकरण इनकी 360 रचनाओं में मिला है। डॉक्टर लोकेश चंद्र जी की रचनाएं एशिया की अनेक भाषाओं पर है, जिनमें उन्होंने संस्कृत, पाली, चीनी, जापानी, मंगोलियन, तिब्बती, इंडोनेशियाई, फारसी और अरबी के अंतर सांस्कृतिक संदर्भों में उत्कृष्ट आलोचनात्मक मुद्दों पर चर्चाएं की है। डॉक्टर लोकेश चंद्र जी ने एशिया के अनेक देशों के क्रमिक विकास की सूझबूझ को नई दिशा दी है, क्योंकि उन्होंने उनके अछूते विषयों, तथ्यों और मूल्यांकनों को उभारा है। ये विषय वैज्ञानिक जगत को भी सुदूर इतिहास की गहराइयों पर प्रकाश डालने में प्रेरित करते रहे हैं। इस समय लोकेश चंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संस्कृति अकादमी के निदेशक हैं। मैं आकाशवाणी तथा उनके करोड़ों श्रोताओं की ओर से आज के दोनों ही अतिथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है। अब मैं डॉक्टर कपिला जी वात्स्यायन से अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय कला समग्रता की खोज नामक विषय पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। कपिला जी। डॉक्टर लोकेश चंद्र जी, माननीय शिंदे जी और अतिथिगण, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला में मुझे आपने लेख पढ़ने का जो गौरव प्रदान किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। जिनकी पुण्य स्मृति में ये व्याख्यानमाला स्थापित की गई है, वे भारतवर्ष
के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी और भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, किंतु उसके साथ ही वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के गंभीर चिंतक भी। उनकी लेखनी में एक विशिष्ट भारतीय दृष्टि अभिव्यक्त होती है। उन्होंने भारतीय इतिहास के अवलोकन के लिए हमें नए मानदंड प्रदान किए। मैं उनकी स्मृति में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करके अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। इस व्याख्यान माला के क्रम में बहुत से विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और उसके इतिहास पर प्रकाश डाला। भारतीय संस्कृति और पश्चिम एशिया की संस्कृति की तुलना भी प्रस्तुत की गई। इसी पृष्ठभूमि को लेकर आपके सम्मुख भारतीय कलाओं से के कुछ मूल व्यापक तत्व मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वाभाविक ही है कि जिन कलाओं की मैं यहाँ चर्चा करूँगी उनको हम एक दृष्टि से आधुनिक नहीं कह सकेंगे, चाहे हम उनको समकालीन कहें। जिन्हें हम पश्चिम के प्रभाव से या नूतन या आधुनिक कहते हैं, उनको यहाँ पर मैं सम्मिलित नहीं कर सकूँगी। जिन कलाओं की यहाँ चर्चा की जा रही है वे कालक्रम में चाहे प्राचीन हों चाहे समकालीन मुख्यतः पारंपरिक कलाओं की श्रेणी में आएंगी। ये भूमिका इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि भारतवर्ष में एक ही काल और समय में एक ही स्थान में अनेक प्रकार के स्तर होते हैं, अनेक प्रकार के युग काल सब समसामयिक होते हैं। उनमें परस्पर संबंध है और एक निहित तारतम्य भी, किंतु जिसको हम विशिष्ट आजकल आधुनिक बुलाते हैं उसकी चर्चा इस संदर्भ में नहीं की जा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण में श्रद्धेया इंदिरा जी ने कहा था, यदि आप भारतवर्ष के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन और बुद्धि से सब प्रकार के पूर्वग्रह दूर कर दें। आपने जो भी पढ़ा या सुना होगा वह यथार्थ में अर्ध सत्य या मिथ्या ही आपको लगेगा। तुलना से आपको भारतवर्ष के स्वरूप से आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आपकी किसी स्वीकृत धारणा या नारा लेबल्स में भारतीय यथार्थ फिट नहीं बैठेगा। आप यदि किसी भी श्रेणी या वर्गीकरण में भारतीय बहुमुखी प्रतिभा को एक चौखटे में के ढांचे में डालना चाहते हैं तो इस प्रयास में आप असफल होंगे और विभिन्नता और विविधता को देखकर आप हताश हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन को एक पवित्र साफ दर्पण की नाई रखें और सब पूर्व धारणाओं से रिक्त कर दें। इस देश में संसार का कोई दर्शन नहीं, कोई कला नहीं, कोई विधा नहीं जिसका यहाँ आपको अंश न मिले। हर मोड़ पर एक विशिष्टता दिखाई देगी और इस सब विभिन्नता के परोक्ष में एकता और समान और व्यापक दृष्टि। समय समय पर अनेक जातियों और सभ्यताओं का यहाँ प्रवेश हुआ, प्रभाव पड़े, उथल पुथल हुई, किंतु इन सब का भारतवर्ष ने समावेश किया, संतुलन किया और उसको एक भारतीय स्वरूप दिया। हमारी जड़ें नहीं उखड़ी, हमारी शाखाएं विकसित हुईं और नाना प्रकार की यहाँ अभिव्यक्ति होती रही। अनकोट। इंदिरा जी के इस कथन के विपरीत भारतीय संस्कृति और कलाओं के विद्वानों ने भारतीय चाहे वो विदेशी हों ये कहा कि भारतीय संस्कृति एक वचन में है ही नहीं, बहुवचन में भारतवर्ष की अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक कलाएं हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारतवर्ष ने अपने अंगों प्रत्यंगों का इतना वर्गीकरण किया है, इतना न्यूनतम से न्यूनतम वर्गीकरण किया है कि उसमें कोई भी विशिष्ट दृष्टि या अखंडता की खोज ही भूल होगी। यहाँ तक भी कहा गया है और परसों तक कहा जा रहा था कि भारतीय दर्शन और चिंतन में ना एक संस्कृति ना एक राष्ट्र की कभी भी परिकल्पना की गई थी। ये तो हाल में दी गई हमें एक धरोहर है। इन सब विवादों में ना पड़कर यदि हम उसी साफ दर्पण की भांति पुनः आरंभ से भारतीय कलाओं का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि बहुमुखी अभिव्यक्ति के परोक्ष में ही नहीं परंतु उसके प्रत्यक्ष में भी एक जीवन दृष्टि है जो न केवल इहलोक के यथार्थ
को अपितु जड़ चेतन और भूमंडल के सब अंगों को एक साथ देखती है, चाहे वो भारतीय जाति हों, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे यथार्थ के स्तर पर हो या अध्यात्म के स्तर पर हो। जीवन के सब पक्षों को और स्तरों को एक समग्रता प्रदान करती है। वह दृष्टि इतनी व्यापक, विस्तृत और शाश्वत थी कि काल में जो जहाँ से भी यहाँ आया और जो प्रभाव आए और जो प्रवृत्तियाँ आई, वह मूल धारा के प्रभाव में घुलकर, डूबकर परिवर्तित हो गईं। उनका एक भारतीय स्वरूप बना और इसीलिए बार बार हमने ये कहा कि सत्य एक है लेकिन रास्ते अनेक, आरूप है लेकिन रूप अनेक। भारतीय कलाओं के निहित और परोक्ष तत्व किन मूलों में और कैसे अंकुरित होते हैं और क्रमशः किस रूप और विधि और विधान का निर्माण होता है, इस विषय में अभी तक कुछ भ्रम हैं। समग्रता की खोज और उसकी बहुमुखी विकास को समझने के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें इधर हाल में अपनाई हुई दृष्टि, मानदंड की तिलांजलि देनी होगी, मूल आधार की खोज करनी होगी। सर्वप्रथम भारतीय दर्शन ने सृष्टि का विभाजन जड़ चेतन में नहीं किया। ये उसके दो पक्ष थे, क्योंकि मनुष्य को प्राथमिकता नहीं दी। यहाँ मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं थे। प्रकृति का नित्य नूतन रूप मनुष्य को शोभा प्रदान करता रहा और उसकी प्रेरणा बनी। आज आधुनिक विज्ञान में, जिसे हम पर्यावरण या परिस्थिति शास्त्र में जल, धरती, औषधि, वनस्पति, आकाश, ऊर्जा, तेज, सूर्य का अंतर संबंध स्वीकार करते हैं और जानते हैं, और जिसको कि हम एक चिर निरंतर रित मानते हैं, जहाँ इन सब का परस्पर संबंध है और हर तत्व का दूसरे से संबंध ही नहीं किंतु एक परस्पर निर्भरता को हम स्वीकार करते हैं। जब दर्शन के स्तर पर हम उसे देखते हैं तो हम शायद उसको स्वीकार नहीं कर पाते। भारतीय दृष्टि और जीवन दर्शन का ये पहला सिद्धांत और मूल सिद्धांत रहा। आदिकाल से ये माना गया कि शरीर और आत्मा परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर निर्भर। इसके साथ ये भी स्वीकार किया गया कि जिस प्रकार के पृथक अंगों और प्रत्यंगों का विशिष्ट विभिन्न रूप है किंतु प्राणी मात्र का शरीर एक है, वैसे ही भूमंडल के पृथक अंग हैं और उनका वर्गीकरण तो किया जा सकता है किंतु अंततः उन सब का अस्तित्व उनका शरीर के अंग होने से ही बनता है। इस दृष्टि की अभिव्यक्ति अनेक प्रकारों के बिंबों से हमारे सामने आती है और उसी से मनुष्य की असीम और सीमितता दोनों ही अभिव्यक्त होती है। स्वाभाविक ही था कि इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप एक मूल बिंब हमारे सामने आए और वो बिंब था पुरुष की काया की आकृति का। वो प्रतीक के रूप में आया, वो सिद्धांत के रूप में आया, वो विधान के रूप में आया और बार बार अनेकों ढंग से हमें ये बताया गया कि शरीर के अनेक अंग हैं और उपांग हैं और जैसे शरीर की रचना में अनेक प्रकार के आंतरिक पद्धतियों और प्रणालियाँ हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में ग्रंथियाँ हैं, पाचन है, रक्त है, धमनियाँ हैं, त्वचा है, लेकिन परस्पर उनका संबंध है, चाहे वो दिखाई दे या नहीं दे। और जैसे इस शरीर की गति और इसका जो स्थूल पक्ष है उसका प्राण से संतुलन होता है और इसीलिए शरीर के पंजर से लेकर और मांस, हड्डी, त्वचा तक एक चिर नूतन परिवर्तन होता रहता है, जो कि हम रोज़ की भाषा में जानते हैं अन्न रक्त में परिवर्तित होता है। हृदय की गति, मस्तिष्क का संबंध, ये सब हमारे रोज़ का अनुभव है। तो तब ये क्यों कठिन है कि हम सृष्टि को भी इसी प्रकार से देखें। सृष्टि भी अखंड है, विराट है, वैसे ही वो पुरुष की भांति है जिसमें सभी अंग उपांग और सब, जिसको कि हम आज की भाषा में सिस्टम्स कहते हैं, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटिंग सिस्टम्स, वही हमारी परंपरा है। और यदि
जड़ चेतन परस्पर परिद्वंदी नहीं हैं और पूरक हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, तो तर्क संगत ही था कि तब हम जीवात्मा और परमात्मा के सिद्धांत को प्राथमिक माने। यदि सब पदार्थ और सब में जीव है तो द्वंद्व कैसा? उसमें विभिन्नता हो सकती है, द्वंद्व नहीं हो सकता। स्थूल और सूक्ष्म का अंतर हो सकता है किंतु विरोध नहीं। और इसलिए जिन्होंने इन दोनों में एक विरोध देखा वो एक दूसरी संस्कृति के लोग थे। हमने यहाँ सामंजस्य स्थापित किया, नाना तत्व में हमने अभिव्यक्ति देखी, किंतु द्वंद्व विरोध का सिद्धांत हमें बार बार ये बताता रहा कि शायद द्वंद्व से ही प्रगति है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा प्रतीक हमारे सामने आता है, वो है चक्र और बिंदु का या केंद्र का। बार बार जीवन के हर क्षेत्र को, उसकी स्थिति और गति के क्रम की तुलना चक्र, वृत्त और बिंदु से की गई। कालांतर में यही दोनों अभिप्राय या उपमा के रूप में हमारे सामने आते हैं। चक्र और बिंदु, केंद्र, धुरी हमें चिरंतर अमरत्व, शाश्वतता प्रदान करता है और वो चिर है। उसी के साथ शरीर की नाभि भी वो केंद्र बन जाता है। बिंदु का विस्तार क्रमशः बिंदु, पिंड, केंद्र के बराबर हो जाता है। जब विकास तो तब वो गोलाकार, चक्रकार, मंडल में परिवर्तित होता है। ये क्रम चिरंतन बार बार काल में, एक उसका पक्ष है अंतर्मुखी, दूसरा उसका पक्ष है बाह्यमुखी। यही गति तारतम्य, तालबंध गति में मुखरित होता है और अनेक रूपों में विकसित होता है। अंग्रेजी में जिसे हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के रूप में समझते हैं, पहचानते हैं, वह इस संस्कृति की मूल अवधारणा थी। इस चक्र और बिंदु की परिकल्पना में हमने एक और प्रतीक पाया जो कि यहाँ पर आदिकाल से उसका अर्थ रहा। उसको हम पंकज और कमल जानते हैं, किंतु ये नहीं कभी कभी समझ पाते कि ये एक शाश्वत प्रतीक हमारे सामने रोज़ हमको अपनी संस्कृति की पहचान दिलवाता है। बिंदु, केंद्र, अंतर्मुखी ठीक वैसे ही जैसे कमल की बाहर की पंखुड़ियाँ और अंदर का। इस दृष्टि के अनुसार स्वाभाविक और आगे चलकर तर्कसंगत हो जाता है कि भारतवर्ष में पिंड और ब्रह्मांड, जिसको कि अंग्रेजी में हम माइक्रो और मैक्रो के नाम से जानते हैं, और उसी के साथ बीज, बिंदु, केंद्र का संदर्भ एक दूसरे के ऊपर कोशों की तरह हमारे सामने आ जाए। और इसलिए पंचकोश की बात कही गई, पंच तत्वों से पंचकोश, क्योंकि ये जिसे फिर अंग्रेजी की भाषा में हम जानते हैं द मल्टी लेयर्ड सोसाइटी। उसके साथ सृजन का एक क्रम बनना भी स्वाभाविक ही था। आरूप, रूप, प्रतिरूप और परारूप का सिद्धांत ये बिल्कुल तर्कसंगत था, क्योंकि शून्य परिपूर्ण है और परिपूर्ण शून्य है। हर काल में, हर क्षेत्र में, हर विधा में केंद्र बिंदु और अदृश्य है। वो शून्य भी है और परिपूर्ण भी है। वो अव्यक्त है और अशरीर है। वह अंतर है, उसकी अभिव्यक्ति होती है बहुमुखी व्यक्तिकरण के रूप में, अनेक रूपों में, अनेक विधाओं में, अनेक विधानों में, और देश और काल में सीमित होते हुए भी वो अनाहट आहट बनता है, अदृश्य दृश्य बनता है, अस्पर्श्य स्पर्श्य बनता है, और सुगंध जो अनुभव की चीज़ है बाहर की सुगंध बनती है। यही हमें ओंकार आकार में अभिव्यक्त की जो गति है उसको हम नाम रूप की रचना देते हैं। इससे अधिक प्रतिरूपों के ही सेतु से वह परारूप का एक भव्य निर्माण करता है, और आरूप से रूप, रूप प्रतिरूप से परारूप की अनुभूति ही वो आनंद है, वो ही परमानंद है। ये कला का लक्ष्य है, कला साधन है, साध्य परारूप है। हम परस्पर निर्भरता और परस्पर पूरकता और परस्पर संबंध का समन्वय का सिद्धांत अगर स्वीकार कर लें
तो इस देश की कोई भी विधा समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तब यही नहीं लगेगा कि परस्पर विरोधी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर केवल जमा बाकी के रूप में हमारे सामने, बल्कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हर काल में, हर स्थान में सिद्धांत एक था। अनुभूति के स्तर पर द्वंद्व नहीं था। द्वंद्व हो ही नहीं सकता था यदि आपने ब्रह्मांड को एक अंतर्मुखी एकता की तौर एक अद्वैत में परिणत किया और फिर उस अमूर्त को मूर्त करने की कोशिश ही, चेष्टा ही कला है। यहीं से, इन तीन सिद्धांतों से और इन तीन प्रतीकों से ही इस दृष्टिकोण में काल, युग, समय, दिक् काल की कल्पना वैसी नहीं हो सकती थी जिसको कि आज हम विज्ञान की दृष्टि से एक सीधी विकास की रेखा में देख सकें। एक सीधी रेखा, प्रगति की रेखा, जिसमें जो काल अभी हुआ है उसका वलयन होगा और एक नए काल की सृष्टि होगी, ऐसा हमारा कभी मत नहीं रहा। क्योंकि यदि हमने सृष्टि को पुरुष, चक्र, पंकज के प्रतीक में देखा तो तब ये भी तर्क संगत था कि दिक् काल का वर्गीकरण उस प्रकार से होना चाहिए जहाँ की चिरंतन गति हो और एक दूसरे का समन्वय हो। इसको अगर हम दूसरी एक भाषा में कहें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। न्यूटन ने सीधी रेखा की बात की, दिक् काल, एक लीनियर टाइम की बात की। आइंस्टाइन ने एक और हमें दिशा दी और उसने दिक्काल की बात की। और यदि हम फिजिक्स के उस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो तब हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि भारतीय दृष्टि जो है वो पोस्ट आइंस्टाइन के विज्ञान के सिद्धांत के अधिक समीप है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि प्राचीन भारत में ऐसा ही विज्ञान था जैसे कि यहाँ अब है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार के निष्कर्ष आज की पार्टिकल फिजिक्स ने हमें सृष्टि के प्रति ले जाने के लिए और देखने के लिए बाध्य किए हैं, वैसा ही तारतम्य की कल्पना और केंद्र और वृत्त की कल्पना और पदार्थ और जीव और आत्मा और जिसे कि मैटर और एनर्जी का आपस में पूरक होना जो आज हम स्वीकार करते हैं, वही भारतवर्ष की प्राचीन दृष्टि थी। अब आप ये कहेंगे कि आपने तो बहुत सी दर्शन की बात की, आप कलाओं की बात क्यों नहीं करती हैं? लेकिन क्या भारतीय कलाएं जो हैं वो भारतीय दर्शन से विभिन्न हैं? उनका आपस में कोई विरोध है या कि भारतीय कला और भारतीय जीवन परस्पर में विरोधी हैं? और बल्कि मैं तो आगे ये भी कहूँगी कि इसको जिसको कि कला शब्द हमने कहा है, क्या वो एक अलग संज्ञा दी गई है जीवन से अलग? वो तो बिल्कुल मौलिक रूप से ही, शुरू से ही, आरंभ से ही वो खंड और अखंड का जो परस्पर पूरक संबंध है उसकी तरफ हमें लक्षित करता है। इसलिए भारतीय कलाओं और उसमें से अधिक भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन और इतिहास के विषय में जितनी भी धारणाएं हैं, अगर हम उनको अलग अलग इकाई में देखेंगे तो तब हमें ये पता लगेगा कि ये तो केवल रूढ़िग्रस्त एक विधि में बंधी हुई कुछ टेक्निक के रूप थे और वो केवल जिसको कि हम कुशलता कहते हैं। लेकिन उनकी आत्मा को समझने के लिए हमें उस भारतीय दृष्टि के पास बार बार फिर से जाना पड़ेगा। अब इस सब से हम आए जब शास्त्र बनता है तो शास्त्र में हमारे सामने कौन सा दृश्य भरत प्रस्तुत करता है? क्या वह इन सब मान्यताओं को स्वीकार करके नहीं चलता? क्या हम ये जान लें कि भरत के नाट्यशास्त्र के जो पहले 2 अध्याय हैं उसने न कभी भारतीय दर्शन को न दृष्टि को समझा था, वो केवल विधान की बात कर रहा था, वो केवल विधि की बात कर रहा था और जिसको कि हम विनियोग कहते हैं उससे बात कर रहा था? नहीं। आरंभ में ही भरत कहते हैं कि उनके शास्त्र में सभी कलाओं, सभी विद्याओं का, सभी कौशल का स्थान है और ना ही वो कला और जीवन
का परस्पर विरोध देखते हैं। सातों द्वीपों का यह संगठन है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने पंचम वेद की रचना चारों वेदों से की। प्रायः सभी विशेषज्ञों ने इन पक्षों को भूल से गए हैं और भूल से ही उनकी व्याख्या की है और ये भारतीय साहित्य का औपचारिक रूप मानते हैं। सत्य तो ये है कि भरत ने जब ये बात कही थी तो वो एक बहुत मूल्यवान सिद्धांत को अभिव्यक्त कर रहे थे, जिसमें समन्वय का और परस्पर संबंध का सिद्धांत मौलिक था। और एक और तो उन्होंने चारों वेदों की विशिष्टता को स्वीकार किया और दूसरी ओर उनमें से लिए हुए तथ्यों को, जिसमें से नए प्रकार की कृति का जन्म हो सकता है, उसकी घोषणा की। इसी अध्याय में बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग वो करते हैं जिनको कि हम आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र में जानते हैं। वास्तव में रस शब्द भी चिकित्सा शास्त्र से ही आया है और वो जटिल से जटिल सिद्धांतों को एक सौंदर्य के रूप की रचना में प्रस्तुत करता है। इसीलिए पाठ, गीत, अभिनय और रस का सम्मिश्रण, समन्वय का उन्होंने एक नए वेद की संज्ञा दी, किंतु एक ऐसे वेद की जो किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी वो निषेध नहीं था, जिसमें देव, असुर, मनुष्य सभी भाग ले सकते थे। वहाँ अप्सराएं भी थीं, गंधर्व भी थे, नाग भी थे और वहाँ पर सब भारतवर्ष की जनजातियाँ भी थीं। और एक प्रकार से अभिनेता की रचना की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए इस संदर्भ में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि भारतीय कलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और वो हैं योग और साधना, और उसी के साथ एक तीसरा शब्द पूजा। ब्रह्मा को यह आवश्यक लगा कि नाटक की रचना से पहले योग यानी अंतर्मुखी, तप यानी डिसिप्लिन, एक अंतर्मुखी क्रिया द्वारा वह कला का पूर्ण रूप पहले एक आंतरिक स्तर पर, अनुभव के स्तर पर देख सके और उसके बाद उसकी रचना कर सके। सो ये तो हुई कला की सृष्टि के पहले की बात, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही योगदान है। बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों ही होना आवश्यक हैं और जहाँ जीवन के हर स्तर को एक साथ देखकर अनुभव करना, उनका संतुलन करना और उनकी अभिव्यक्ति करना उन प्रतिरूपों से, इंद्रियों से, शरीर के माध्यम से, ताकि परारूप का एक अनुभव हो सके और इसीलिए रसोत्पत्ति हो सके और आनंद हो। तब ये सिद्धांत नाटक के संदर्भ में हुए, किंतु ये भारतीय स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत और नृत्य में भी व्यापक हैं। भारतीय वास्तुकला स्थापत्य में चाहे वह ग्राम हो, चाहे वह नगर, स्तूप या मंदिर, मस्जिद, मिट्टी की दीवारें हों, ईंट के भवन या पत्थर के भव्य गोपुर, हर स्थापत्य के निर्माण में छोटे से छोटे खंड और अलग से अलग ईंटों और पत्थरों का अंश पर अंश, ईंट पर ईंट, हस्त पर हस्त अजीवित को जीवित देने की प्रक्रिया है। वो जड़ को चेतन करता है, उसको प्राणमय प्रतिष्ठित होता है, उसका आरंभ होता है उसी केंद्र बिंदु से, अव्यक्त और आरूप से, फिर उसी केंद्र से उस गर्भ स्थान तक बाह्यमुखी वृत्तियों को वो अंतर्मुखी बनाता है। केंद्र बिंदु का विकास या चतुर्सर या वृत्ताकार या गोलकार के आकार में होता है और जैसे जैसे अमूर्त केंद्र की गति बाहर तक जाती है, वैसे वैसे ही मूर्त का विस्तार होता है। जीवन के हर पक्ष का, जीवन के हर क्षेत्र का विशिष्ट आकार में रचना करना ही उसका लक्ष्य बन जाता है, किंतु इन सब को पृथ्वी में बनाए गए परिमंडल में सजाया संवारा जाता है और इसीलिए जो पहले मंडल बनता है उसको हम वास्तु पुरुष मंडल के रूप में जानते हैं। वही पिंड है उस महान भवन का जिसमें से ब्रह्मांड पैदा होता है। छोटे से छोटे खंड का, हर तरह की ईंट पत्थरों का आपस में संबंध हो और वो परस्पर उनकी निर्भरता हो, वही फिर से हमें पांच तत्वों का एक विराट रूप हमारे सामने रखता है, जिसमें जल, पृथ्वी, वायु, आकाश का समन्वय हो। भूमंडल का प्रतीक बने और परिपूर्ण हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। इसीलिए ये भी तर्कसंगत हो जाता था कि जो वास्तुकला का रूप बने, चाहे वो गुप्त काल से पहले या गुप्त काल के बाद, या जिसको कि हम सांची के स्तूपों में जानते हैं, उसमें जीवन की विविध को
सामने रखना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है वो प्रस्तुतिकरण में भी आता है, और इसीलिए यहाँ पर हर तरह की प्रकृति हमारे सामने मूर्त रूप में रखी जाती है, ताकि इन्हीं प्रतिरूपों से धीरे धीरे भावात्मक स्तर पर एकाग्रता और समता बने। ये बहु से त्रिय बनता है, त्रिय से दो, द्वि से एक, और एक से शून्य पर यात्रा होती है। बाह्य अंतर बनता है, अंतर बाह्य बनता है। बाह्य यथार्थ का प्रकाश यात्री के चित्त का अंधकार है, और जैसे जैसे वह केंद्र बिंदु बीज के अंदर और गर्भगृह तक पहुंचता है या स्तूप या केंद्र पर पहुंचना चाहता है, प्रत्यक्ष में अंधकार में होता है और बाह्य अंधकार से वह अंतर प्रकाश में पहुंचता है। अंतरकरण का ये चक्र बाह्य स्तूप में एक माध्यम से बनता है, किंतु ये जो यात्रा है वो मूलतः अंतःकरण की है, अनेक भावों की है, और उसमें जब हम बाहर से सौम्य उग्र रूप और सौंदर्य और असौंदर्य के रूप का साक्षात्कार करते हैं, तो अंततः हम अपना साक्षात्कार कर रहे हैं और फिर से विश्व की जड़ चेतना, जल, मीन, पशु, वृक्ष, समस्त प्रमाण के दर्शन करते हैं। गीता में जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, तो वह भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य में मूर्त के रूप में, विश्व रूप, विशाल रूप में हमारे सामने आता है, जहाँ की सब प्रकार के जीव जंतुओं, विभावों, भावों का मूर्त रूप हमें देखने को मिलता है, और केवल एक अमूर्त केंद्र बिंदु तक ले जाने के लक्ष्य से, जहाँ जीवात्मा और परमात्मा में विलीन हो जाए। हम उसे पिंड ब्रह्मांड का संबंध माने, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस विराट के सामने तब एक भव्यता और एकता हमारे अंदर भी और बाहर भी होती है। यही है सांची के और बहरूद के और अमरावती और मध्यकालीन मंदिरों के स्थापना का सिद्धांत। वो वहाँ तक सीमित नहीं है। वह क्रम, इस दृष्टि का मूर्त रूप हमें भारतवर्ष के अनेक ग्रामों और आदिवासी अनुष्ठानों में स्पष्ट दिखाई देता है। वो रोज हम देखते हैं, क्योंकि आज एक स्तर पर, केवल उसी ग्रामीण स्तर पर ये सब क्रम जीवंत हैं। इतिहास की दृष्टि से स्थापत्य का विकास वैदिक अनुष्ठानों से हुआ, 3 प्रकार की अग्नियों से, चित्ती से, शाला से और उनके आकार से। लेकिन हम ये नहीं भूलें कि इन अनुष्ठानों का और भारतीय वास्तुकला का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। भारतीय वास्तुकला भारतीय इतिहास में और किसी भी स्तर पर एक समग्रता की खोज है, जिसमें पवित्र और अपवित्र, जड़ चेतन, शरीर, आत्मा, इंद्रियों और बुद्धि चेतना का परस्पर पूरक, न कि विरोधी, स्थिति गिति अनुभूति प्रदान करने की चेष्टा है। नाम रूप द्वारा परस्पर अनुभूति, स्थूल सूक्ष्म प्रवृत्ति निवृत्ति, अलौकिक लौकिक का सिद्धांत ही उसके विधान के खंभे बनते हैं। इसी प्रकार भारतीय मूर्ति कला पूर्णता और समग्रता के रूप का एक दर्शन है। जैसे वास्तुकला एक बिंदु गर्भस्थान से लेकर एक भव्य प्रासाद का निर्माण करती है, और अंततः विस्मय और अद्भुत के स्थायी भाव की उत्पत्ति, मूर्ति कला का आरंभ भी उसी केंद्र बिंदु से होता है। उसका आग्रह स्थूल शरीर नहीं है, चाहे स्थूल शरीर उसका माध्यम हो। वो व्यक्ति विशेष की अनुकृति नहीं है, ना ही प्राकृतिक मानववादी एक अनुकरण, जिसको कि हम नेचुरल रियलिज्म के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। वह भी अंतर्मुखी अव्यक्त अनुभूति से होता है। वह कलाकार की एक मौन साधना से और उसके योग और तपस से, वही उसका केंद्र है। वे समग्रता का अनुभव और मूर्त होने का स्तर उसका बाह्य पक्ष है। अमूर्त और मूर्त का ये संबंध शायद बार बार आपको दोहराना ही लगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर हम इस मूल सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तो तब इसका पूर्ण भारतीय कला को स्पष्टीकरण भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तब हम हर मूर्ति को लेकर उसका केवल देश और काल तक
सीमित विवेचन करते रहेंगे और उसको एक काल क्रम में बांधते रहेंगे। वह उसका पूरा सतही रूप है। उसका असली रूप है प्रतीक देने की चेष्टा। वह चाहे वो मामल्लपुरम की गंगा या देवगढ़ के मंदिर या चोल नटराज या अनेक प्रकार की सुंदरियाँ या देवकन्या या यक्षिकाएँ या गृहस्थ के संस्कार की सरस्वती, दुर्गा, काली की मूर्तियाँ क्यों ना हो, शिवलिंग क्यों ना हो, सभी विधाओं में, सभी में जीवन के प्रमुख भावों को एक, जिसको कि हम निरपेक्ष भाव से कहें कि अव्यक्तीकरण ही मूर्त रूप दिया जाता है। इसलिए पोर्ट्रेचर का यहाँ पर कोई स्थान हो ही नहीं सकता था। बड़ी लंबी बात को छोटे करके मैं केवल 2 ही उदाहरण आपके सामने रखूं, और वो ये कि इन सब तत्वों, द्रव्यों और कोशों का मिश्रण और समन्वय का निर्माण हम रोज़ अपने अनुष्ठानों में करते हैं। फिर भी ये भूल जाते हैं कि वो शायद एक सिद्धांत को मुखरित कर रही हैं, और वो अगर हमें समन्वय और समग्रता का एक अनुभव नहीं प्रदान करती तो शायद ये केवल रूढ़िग्रस्त ही बात रह जाती है। मेरा संकेत है उन मूर्तियों के प्रति जो कि हम रोज़ संस्कारों में सरस्वती, दुर्गा, काली के रूप में रचाते हैं, उसको बनाते हैं, उसको प्राण देते हैं और उसका विसर्जन करते हैं। और वो क्यों करते हैं? एक मिट्टी की मूर्ति का हम प्रतिष्ठित करते हैं, उसकी हर तरह से हम पूजा करते हैं, उसको हम प्राणमय बनाते हैं। प्राणमय बनाने के बाद उसकी हर तरह से उसका श्रृंगार होता है, उसके प्रति हम समर्पित होते हैं और उसी को ले जाकर हम गंगा में विलीन कर देते हैं। यदि ये तत्व और ये अनुष्ठान जिसके कि हम रोज़ भागी होते हैं वो हम भूल जाते हैं तो हम भारतीय कला के एक मूल सिद्धांत को भी भूल जाते हैं। यहाँ पर इसलिए जिसको कि हम स्थूल रूप पर ये कहें कि ये शाश्वत है, ये मटेरियल है, ये व्यक्ति विशेष है, इसका कोई स्थान हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो प्रतीकात्मक है। और ये प्रतिमा केवल एक सिद्धांत को, एक अंदर के प्रेरित रूप को सामने रखती हैं, उस क्षण के लिए, उस काल के लिए, उस अनुष्ठान के लिए, और उसके बाद वो फिर से पदार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं और उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए चाहे हम बुद्ध की कितनी ही मूर्तियां देख लें, लेकिन क्या वो किसी एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जानते हैं? उसको एक सुंदर चित्रकला के रूप में देने, परिवर्तन करने की चेष्टा थी? नहीं, वो तो बोधिसत्व और बुद्ध के बौद्धत्व के अंतर के प्रकाश को, उसकी प्रेरणा और उसका ध्येय था। उसका ध्येय केवल एक, और वो था करुणा का आह्वान करना। एक स्वर पर, एक स्तर पर हम हर प्रकार की बुद्ध की मूर्तियों को का वर्गीकरण कर सकते हैं, उन्हें दिक् काल में सीमित कर सकते हैं। कुषाण, गुप्त, नालंदा, चंपा, चीन, जापानी बुद्ध की मूर्तियों का वर्गीकरण करके और उसका विवेचन और विश्लेषण भी कर सकते हैं, लेकिन ये केवल तकनीक के स्तर पर होगा, पदार्थ के स्तर पर होगा, रेखा के विकास के स्तर पर होगा, वो आत्मा के बोध के स्तर पर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस सब कला का वर्गीकरण एक रेखा के रूप में करना उसका अर्ध सत्य देखना है, उसका पूर्ण रूप हम देख नहीं पा रहे हैं। और इस दृष्टि और इसकी अभिव्यक्ति का फिर एक जो सबसे बड़ा जाना पहचाना हमारे सामने अभिप्राय आता है, जिसके विषय में बहुत सी चर्चा हो चुकी है, और वो है भारतीय प्रतिमाओं की बहुमुखी और सहस्त्र बाहु और अनेक बाहों वाली मूर्तियाँ। जैसे कि हम ये जानते हैं कि पिछले 100 सालों में बार बार विदेशी या कि भारतीय विद्वानों ने भी इन मूर्तियों को लेकर काफ़ी विवाद किया। बल्कि गेटे ने तो ये यहाँ तक कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि वही देश जो कि इतना सुंदर शाकुंतल नाटक की रचना कर सकता था, वहाँ उस देश में न जाने कैसे ये विभत्स भारतीय मूर्तियाँ हैं, और ये मॉन्स्ट्रोसिटीज़ वही संस्कृति कैसी पैदा कर सकती थी।
क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आया, और ये शायद गेटे के विचार और बुद्धि से बहुत दूर की बात थी कि अनेकता को वो नहीं समझ पाए। गंभीरता से हम ये देखें कि वो जो वेदों की पुरुष की कल्पना थी और जिसकी बात मैंने की, कठोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद की उपमाओं की, वह आधार निहित तो थे, लेकिन वो स्पष्ट हुए इस मध्यकालीन मूर्तियों में, सहस्त्र बाहु के पुरुष और देवी देवताओं की मूर्तियों में। और ये जो श्रेयस और प्रेयस का मिथुन की बात पहले की गई थी, जिस द्विस्वप्ना की बात की गई थी, और इस सब समग्रता की जो वाक में बात की गई थी, वो अब शिल्प में आई। मौर्य और पूर्व गुप्त काल की मूर्ति कला में ये सिद्धांत एक प्रकार से मुखरित होते हैं, और उत्तर गुप्त काल और मध्यकालीन बौद्ध, हिंदू, जैन मूर्ति कला में ये प्रत्यक्ष होकर साकार हो जाते हैं। यदि जीवन के हर पक्ष और हर स्तर का एक दूसरे से संबंध है, और यदि मूर्त और अमूर्त केवल नाम और रूप के स्तर पृथक हैं, और यदि अव्यक्त और व्यक्त ही मूर्ति कला है, तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि बुद्ध के चिन्ह, बौद्धि वृक्ष, पादुक, मूर्ति एक ही हों, वो उसके अनेक कोश हों, दूसरे के पूरक हों, एक ही सत्य के अनेक रूप हों, चाहे वो एक शिवलिंग हो, चाहे वो त्रिमुख हो, चाहे वो चतुर्मुख हो, वो सब एक का अनेक रूप है। इसीलिए इन अवधारणाओं को मूर्त और बहुस्तरीय रूप प्रदान होते हैं। उनका हम वर्गीकरण देश काल के अनुसार अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अंततः वो त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिगुण, लौकिक, अलौकिक, इंद्रिय, बुद्धि और आत्मा के संबंध का एक विशिष्ट रूप में समन्वित करने की चेष्टा है। जिन मध्यकालीन बहुमुखी और अनेक बाहु की प्रतिमाओं की हमने कहा कि लोगों ने निंदा की, वह सत्य में ही भारतीय दृष्टि का एक समग्र रूप का हमें संकेत देती हैं। इससे अधिक भी इस संदर्भ में एक तथ्य हमारे सामने आ जाता है कि ये जो पुरुष की आकृति एक एब्स्ट्रैक्शन भी बनती है, वो और एक जिसको कि हम अंग्रेजी में फिगरेटिव कहते हैं, वो भी बनती है। इसीलिए चाहे वो गणित हो, चाहे वो ज्योमेट्री, चाहे वो शिल्प शास्त्र हो, वहाँ पर चर्चा हमारे सामने विशुद्ध रेखाओं और बिंदुओं की इतनी विस्तृत है कि शायद उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। रेखा का क्या स्वभाव है, बिंदु और केंद्र का क्या स्वभाव है, और उसमें से रेखाओं और वृत्त का आपस में जो संबंध बनता है और उसके द्वारा जो भाव उत्पन्न हो सकते हैं, वो शिल्प सूत्रों से लेकर मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों तक इस चर्चा में किए गए हैं। और इसलिए केवल ये कहना कि ये प्रतिमाएं हैं और केवल ये कहना कि उसके पीछे एक ढांचा है, सत्य नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय मूर्ति कला को और भी बहुत निकट से देखें तो ये हर मूर्ति में, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी, उसमें एक ब्रह्मांड बनाया जाता है जिसमें जल, पृथ्वी, कमल, मनुष्य, पक्षी सब एक साथ होते हैं। भारतीय चित्रकला वस्तुतः इन दोनों कलाओं में अंतर ही नहीं है। चाहे वह अजंता के भित्ति चित्र हों, लघु चित्र की अनेक प्रणालियां हों, इनके परोक्ष में फिर से वही दिक् काल की कल्पना के परिमाण हमारे सामने आते हैं। यहाँ ऑप्टिकल पर्सपेक्टिव का फिर कोई स्थान नहीं है, जैसे कि शिल्प कला में व्यक्ति विशेष का कोई स्थान नहीं है। इसी कारण भारतीय चित्रकला के नियमों और विधानों पर बहुत आघात हुए। वस्तुकला, शिल्प कला में जैसे 3 कालों और 4 दिशाओं में स्थूल और सूक्ष्म का समावेश है, वैसे ही भारतीय चित्रकला के हर रूप में, हर क्षेत्र में, हर काल में, एक ही क्षण में अनेक कालों और स्थानों को दृष्टिकरण किया जाता है, और इन सब की समग्रता की अनुभूति जो है वही एक लघु चित्र में या भित्ति चित्र में हमारे सामने आती है। जैसे बुद्ध या बोधिसत्व कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ना ही प्रसादिका या देव देवता, इसी प्रकार चाहे वो भारतीय चित्रकला में व्यक्ति विशेष, प्राकृतिक अनुकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई है। एक ही फलक में अनेक प्रकार के दिक् कालों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, आदि भौतिक, आदि दैविक
और त्रिलोक त्रिकाल के मानदंड फिर से यहाँ पर मुखरित होते हैं। यदि भारतीय चित्रकला को हम रेनेसांस के पर्सपेक्टिव के अनुसार देखें तो वो कुछ भी नहीं हमारे सामने आती, क्योंकि यहाँ पर जिसको कि एरिस्टोटल के अनुसार जिसको कि यूनिटीज ऑफ टाइम एंड स्पेस कहा गया है, वो मानदंड वो स्वीकार ही नहीं करती। इसीलिए वो मालूम होता है कि एक ही चित्र में अनेक बातें एक साथ हो रही हैं और शायद खंडित रूप में केवल एक भूमि में उनको दृष्टाया जा रहा है। लेकिन ये उसका कृतित्व पक्ष नहीं है। उसका कृतित्व पक्ष है समावेश करना। उसका कृतित्व पक्ष है एक स्तर पर सब क्षणों को आपस में मिलाना। और इसके फलस्वरूप एक और रूप का सिद्धांत चित्रकला के संदर्भ में हमारे सामने आता है, और वो है साहित्य और चित्रकला का परस्पर निर्भरता का संबंध। आज के युग में बार बार हमें ये बताया जाता है कि हर कला को एक स्वतंत्र रूप लेना चाहिए और उसको साहित्य और वाक से उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए। इस में कितनी भ्रांति है, क्योंकि ऐसे मालूम होता है कि हम ये कह रहे हैं कि बिना अर्थ और शब्द से, चाहे मन में हो, चाहे वो शब्द के रूप में हो, चाहे वो काव्य में हो, वो कला का आधार नहीं है। हमको भारतीय चित्रकला अजंता, एलोरा, बादामी, सीता नवासिल के और मध्यकालीन लघु चित्रों की अनेक प्रणालियों और पद्धतियों को अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि वो शब्द, अर्थ और भावों, जो शब्द है, जो उसका अर्थ है, उसको वो चित्र, रंग और रेखा द्वारा संप्रेषण करने की चेष्टा करता है। एक स्तर पर वह भी अमूर्त और मूर्त को बनाता है, जैसे वास्तु में पुरुष मंडल और शिल्प में शिल्प पंजर। भारतीय चित्रकला में उसका नाम एक और परिभाषा से हम जानते हैं, भूमि बंधन से, और उस भूमि बंधन के विधान से ही एक और तरह का चित्र हमारे सामने आता है। ये बहुत लंबी सी बात है चित्रकला के बारे में। जब गीत गोविंद को मैंने देखना शुरू किया और केवल ये चाहा कि ये देखूं कि कविता और साहित्य और शब्द और अर्थ और उपमा का क्या आपस में संबंध है, और अब तक जो कलाविदों ने मुझे बताया था कि ये तो सब इलिस्ट्रेटिव है, तो जब उस विश्व में मैं घुसी, उसका थोड़ी सी और छानबीन की, तो मालूम हुआ कि चित्रकार जो है वो शब्द, न केवल शब्द, लेकिन उपमा को, श्लेष को, छंद को एक चित्र में बनाता है। और वो किस प्रकार की परिक्रिया है, वो तभी हो सकता था जब न केवल विचार और बुद्धि और मन के स्तर पर, लेकिन शास्त्र और तकनीक के स्तर पर भी एक समन्वय हो और एक समग्रता हो। इसलिए ये समग्रता कलाओं की केवल एक आदर्श के रूप में हमारे सामने परोक्ष में नहीं है, वो बार बार रूप में परिवर्तित होकर हमारे सामने आती हैं। चित्र बिंबों की विवेचना हम लोगों ने केवल अनेक अनेक शैलियों की विविधता के संदर्भ में की है, लेकिन ये नहीं देखा है कि ये जो चित्र बिंब हैं उसके पीछे एक इतना लंबा भारतीय काव्य का इतिहास है, और उसी को देखने से एक भारतीय दृष्टि की समग्रता हमें इन लघु चित्रों में मिलती है। चित्र की बात और ना करते हुए हम भारतीय संगीत में जाएं। भारतीय संगीत क्या करता है? भारतीय संगीत इसी दृष्टि को इतने मूर्त रूप में श्रव्य द्वारा, स्वर द्वारा समग्रता की खोज है। एक क्षण में, चाहे वो 3 स्वरों के उच्चारण से हो, पूर्ण संपूर्ण रागों में हो, स्थायी अंतरा, बोलतान आदि के प्रस्तुतिकरण में हो, उसके पीछे एक धुर्री, एक शाश्वतता है, वो श्रुति, वो स्वर, वो षडज, जो कि शाश्वत केंद्र बिंदु है, अमर है, कालातीत है, स्थिर है। और फिर उसी में इतने प्रकार के रूप और प्रतिरूपों का निर्माण किया जाता है, स्वर द्वारा, वृत्त द्वारा, आवरण द्वारा, वादी संवादी स्वरों द्वारा का समावेश। और ये सब किस लिए? ताकि एक सम तक पहुंचने के लिए
उस सम, स्थिर, शांति रूप तक पहुंचने के लिए जहाँ की फिर से एक रस की उत्पत्ति हो। एक भव्य स्वर भवन का निर्माण करना ही उसका लक्ष्य है। यहाँ पर स्वरों का परस्पर विरोध नहीं, स्वरों को संगीत में परिवर्तन करने की चेष्टा वैसे ही है जैसे कि हमने ईंटों और पत्थरों, अंग और प्रत्यंगों में देखी थी। श्रुति और स्वर भवन की ईंट और पत्थर होते हैं। मूर्तिकला में हमने उसका वर्गीकरण किया अंगुली और हस्त से। चित्रकला में उसका वर्गीकरण किया रेखा में, बिंदु में, वक्र में, चक्र में। इन स्वरों और श्रुतियों का समावेश का भी हम ऐसे ही वर्गीकरण करते हैं, लेकिन एकाग्र बिंदु ही उसका एक वैसा केंद्र है जिसको वो परिपूर्ण बनाता है पूरे राग को, और तब वो साकार करता है कठोपनिषद की उस बात को बार बार, जिसमें रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु एक साथ था सर्वभूता नाम की युक्ति साकार होके। और इसीलिए संगीत को हमने मंत्र मूर्ति, स्वर मूर्ति, नाद मूर्ति के रूप में जाना है। फिर से वही प्रक्रिया होती है जो हम चित्रकला और वास्तुकला और शिल्पकला में देख चुके हैं। इन सब घरानों का, इन सब संप्रदायों का हम देश काल में एक खंडित रूप में देख सकते हैं, उनके खंड से प्रतिखंड बना सकते हैं। लेकिन क्या ये भारतीय संगीत को समझना होगा? नहीं, क्योंकि समग्रता की खोज उस स्वर और लय और ताल के कुछ क्षणों के लिए एक पूर्ण सृष्टि का निर्माण करना है। और इसीलिए संगीत को भी हमने संगीत पुरुष की कल्पना में जाना माना है। और अंत में भारतीय नृत्य और नाटक और जिस पुरुष और शरीर को हमने अब तक केवल प्रतीक के रूप में देखा, अभिप्राय के रूप में देखा, वही इस कला का माध्यम बनता है। और इसी स्थूल शरीर को लेकर नृत्य, अंग, उपांग, प्रत्यंग का चलन, उसकी स्थिति गति का समन्वय करके स्थूल से सूक्ष्म में ले जाने की प्रक्रिया है। शरीर और देह, तनु और इंद्रियों की अभिव्यक्ति और उनको एक व्यवस्थित रूप में फिर से चक्र से, बिंदु से प्रस्तुत करना, ताल में, जिसमें से 5 भूत तत्वों, इंद्रियों, मन और बुद्धि का आत्मा का समावेश हो और रसोत्पत्ति हो, वही नृत्य है। और यही चिर नूतन नृत्य की सृष्टि होती है। ये आदि भी है, ये अंत भी है। सृष्टि की गति ताल और सम में ले जाते हैं, और तब अगर विग्रह बने जिसमें कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो, तभी वो हो सकता है। यही वो समग्रता है जिसकी अभिव्यक्ति होती है, और उसी से आनंद उल्लास, और जिसको कि हमने जाना ब्रह्मानंद का अनुभव। धन्यवाद। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के व्याख्यान के पश्चात समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश चंद्र ने अपने उद्गार इन शब्दों में व्यक्त किए। कपिला जी की सहस्र धाराओं में बहती हुई स्वर की और मानस की मंदाकिनी के पश्चात मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। भारत में कोई विभाजन नहीं था, और विभाजन के हम लोग सदा ही एक प्रकार से दूर विमुख रहे। हमारी संस्कृति के प्रारंभ में हमने मिट्टी ली, पानी लिया, उसको आग में तपाकर इष्टका बना दी, ईंट बना दी। संस्कृत में इष्टका का अर्थ है जो यज्ञ के लिए ईंट पकी हुई बनती है, वो ईंट। उसका चयन करके चिति बना दी। चिति को नाम दिए, पुरुष चिति भी है, श्येन चिति भी है, प्रौग चिति भी है, रथाकार चिति भी है। और उस चिति से यज्ञ होने लगा, और अग्नि मीडे, जिससे हमारी संस्कृति प्रारंभ होती है, वो अग्नि धीरे धीरे चिति से चैत्य में परिवर्तित हो गई, और सारा देश बुद्ध भगवान के चैत्यों से व्याप्त हो गया।
एक सिद्धांत हम लोगों ने अपनी संस्कृति में माना, न अदेवो देवम अर्चयेत। मनुष्य और देव की एकात्मता को स्वीकार करते हुए, जिसको पिंड और ब्रह्मांड कहा कपिला जी ने, हम लोग जब उपासना में बैठते हैं तो हम स्वयं शिव बन जाते हैं। शिवो भूत्वा शिवम अर्चयेत। तो जब वो मूर्ति शिव बन गई, उसको क्या करें? उसको रख नहीं सकते, क्योंकि सनातन जो है वो इस विश्व में रह नहीं सकता अलौकिक लोक के अंदर। कुछ क्षणों के लिए लीला के रूप में अवतीर्ण होता है, उसके पश्चात उसका विसर्जन, उसका अंतर्धान आवश्यक है। भारत में लौकिक और अलौकिक की बड़ी भारी एक क्रीड़ा है, एक धूप छाया है रूप और शून्य की। जो रूप है वो शून्य है, और जो शून्य है वो कभी ना कभी रूप बनेगा। तो इस धूप छाया को हमने अपनी संस्कृति में स्वीकार किया। बहुत कुछ हमने जो बनाया, जो कलन किया, जिसको हम आज कला कहते हैं, वो समय के अंदर लुप्त हो गई। कुछ हमारी इच्छा से, कुछ हमारी अनिच्छा से, कुछ प्रकृति की इच्छा से। दूसरी संस्कृतियों से हमारी संस्कृति में एक बड़ा भारी अंतर है कि मनुष्य और दिव्य और प्रकृति तीनों का एक खेल का संबंध है। जैसे बच्चे 5-6 बच्चे होकर इकट्ठे खेलते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति के प्रांगण में खेला। धरती को माँ माना, पुत्रो अहम पृथिव्या, और उस पुत्र ने उस पृथ्वी की मिट्टी को कुछ रूप दिया, और वो रूप देवता बन गए इस देश में। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक देवता मनुष्य ने घड़े। रूप बने अनेक बनाए, उनके पीछे चिंतन अनेक डाले, और इन सब रूपों के अंदर काय, वाक और चित्त तीनों का समाधान है। तो कपिला जी ने तीनों का बहुत ही विशद विवरण दिया कि किस प्रकार से जो रूप है, जो काय है, उसको वाक की आवश्यकता है, और यदि काय भी है, वाक भी है, तो उसको चित्त में साधना के रूप में परिणत होने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो समग्रता है, वो केवल एक सामाजिक समग्रता नहीं, परंतु विश्व की और मनुष्य की समग्रता भी है। और मनुष्य के अंदर जितने अवान्तर भेद हैं, उनकी समग्रता भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं एको हम बहुश्याम। भगवान कहते हैं मैं अकेला हूँ, यदि मैं अकेला रह गया तो अकेला ही रह जाऊँगा, सूनापन मुझे खा जाएगा। तो वो बहुत बनते हैं, अनेक बनते हैं, और इस अनेकता में एकता भी है और एकता में अनेकता भी है। हमारे यहाँ दोनों ओर से चलता है। ये एक उत्पन्न क्रम है, एक संपन्न क्रम है। तंत्रों की परिभाषा में एक बार देवता पूर्ण रूप से आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, फिर वही देवता फिर से लौट जाते हैं और मनुष्य के अंतस्तंभ में समा जाते हैं। और हमारे यहाँ संगीत था, 64 कलाएँ थीं। सब 64 कलाओं का केंद्र बिंदु केवल एक है, ऋत और सत्य। सत्य जो है मनुष्य का पक्ष है, विराट समाज का पक्ष है, ब्रह्मांड का पक्ष है, और ऋत जो है वो उसकी गतिशीलता है, जो आगे चलकर ब्रह्मांड से ब्रह्म में परिणत हो जाती है। तो ये जो ऋत और सत्य का समन्वय है भारतीय संस्कृति का, बड़ा विलक्षण है। और 21वीं शताब्दी जब बनेगी तो इन दोनों का इसमें जब तक समावेश नहीं होगा, जब तक एक और अनेक को एक नहीं मानेंगे, जब तक वो ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम लोगों ने खेलना है, आँख मिचौनी भी खेलनी है, कभी कभी साथ में मिलकर लड़ना भी है, कभी कभी स्नेह करना है, तब तक भारतीय संस्कृति का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। इन शब्दों के साथ कपिला जी का हम लोग बहुत आभारी हैं कि इतने विस्तार से, इतने बड़े कैनवस के ऊपर उन्होंने इतने सुंदर ढंग से भारतीय दृष्टि का प्रतिपादन किया है, और यही दृष्टि है जो भविष्य के मानव की नई दृष्टि बनेगी। धन्यवाद। इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वर्ष के व्याख्यान का विषय था भारतीय कला समग्रता की खोज, और वक्ता थीं डॉक्टर श्रीमती कपिला वात्स्यायन। समारोह के अध्यक्ष थे डॉक्टर लोकेश चंद्र।